आयुर्वेद में बहुत अथाह सागर है। जरूरत है हमें उस निगाहों से देखने की और उसको जमाने में उनके हिसाब से बताने की जरूरत है। औषधि हमेशा मात्रा पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की अति कर देंगे तो वो विष का काम करने लगता है। तो इसलिए हमें आयुर्वेद में विश्वास करना है और आयुर्वेदज्ञ के देखरेख में ही अपना काम करना है, जिससे कि हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आज मेरा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन इन आयुर्वेद है। सभी जानते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य से बढ़कर की कीमत कुछ नहीं होती, हम सभी जानते हैं। और हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन भी यही है, प्रयोजनम चा अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके बाद आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, जो बीमार हो गए हैं, जो रोगी हो गए हैं, उनके रोगों को दूर करना। हम जानते हैं कि ये बहुत ही पुरानी पद्धति है, लेकिन आज तक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है आयुर्वेद में, इसलिए है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मेनली हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है कि मानव की सेवा करना और मानव के कष्ट का निवारण करना और वो हमेशा स्वस्थ रहे। हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा ही बताई गई है कि सम दोष सम धातु सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थिति अभिधीयते। जो हेल्दी पर्सन की जो डेफिनेशन बताई गई है आयुर्वेद में, हमारे आयुर्वेद को त्रिदोषों के आधार पर बताया जाता है। त्रिदोष का मतलब है यहाँ पर कि वात पित्त कफ। जब हमारे शरीर में सम दोष होते हैं, ये जो दोष होते हैं लेकिन वो साम्य अवस्था में रहते हैं, हमारी जो अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, अगर वो साम्य अवस्था में रहती है और हमारे जो धातु बताए गए हैं शरीर में, सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारी चीजें, और मल, 3 तरीके के मल बताए गए हैं, मल मूत्र और स्वेद, ये अगर साम्य अवस्था में रहते हैं तभी हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, किसी भी साइंस में हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन में प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं है आप, तो कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें ये सारी चीजें सम अवस्था में होंगी, प्रसन्न आत्मा मन और इंद्रिय होंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, डिजीज भी बताई गई है, लेकिन सबसे पहले बताया गया है कि हमारा स्वस्थ रहना कैसे आवश्यक है। जैसा कि ये रस शास्त्र की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमको ये बताना है कि हमारे आयुर्वेद में रस शास्त्र या केमिकल या रसायन कहाँ कहाँ वर्णित मिलता है। तो हमारे यहाँ जो रसायन की परिकल्पना की गई है, रसायन दो तरीके से हमारे यहाँ लिया गया है। रसायन एक रेजुविनेट करने के लिए लिया गया है, और दूसरा रसायन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं। हम कोई भी औषधि लेते हैं, कोई भी औषधि किसी भी विधा की, वो एक तरीके का कुछ केमिकल कंपाउंड ही होता है। उसको कहने का तरीका या हमें साइंटिफिक पैरामीटर्स में उन ड्रग्स को, जैसे आज भी हम उसको केमिकल कंपोजिशन में हम बताते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वनस्पत हमारे आयुर्वेद के जो बताए गए हैं वो अक्षरतः सच्चे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को सत्य कहने के लिए, हमें वर्ड के पूरे वर्ल्ड वाइड उनके पैरामीटर के अनुसार ही हमें अपनी बात को कहनी पड़ेगी। जैसे शुरू में तो प्राचीन हमारे संहिता काल हुआ करता था। 8वीं शताब्दी में नागार्जुन जब आए तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा परिवर्तन किया और उसमें मेटल्स का भी यूज शुरू किया। उन्होंने मेटल्स को डायरेक्ट, हम जानते हैं कि मेटल हमारे लिए नेफ्रोटॉक्सिक होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है,
लिवर टॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक जिसको कहते हैं। लेकिन उन औषधियों की क्या गुणवत्ता है और किन किन रोगों में हम उसको रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में आचार्य नागार्जुन ने बहुत ही कूट कूट के भरा, जिसको हम फादर ऑफ रस शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए उनके बाद आने वाले 10वीं शताब्दी के बाद हमें इस तरीके के बहुत सारे मिलते हैं, जिनको हम सिद्ध रसायन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हमारे रस शास्त्र में रस, महारस, उपरस, साधारण रस, इस तरीके की नामावली करी गई है, जिसके अंतर्गत रस, मेनली रस किसके लिए आता है? रस की शाब्दिक अर्थ तो हम बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जो रसायन हमारे यहाँ यूज होता है, रस शास्त्र में होता है, कायदे में वो रस मरकरी के लिए या पारद के लिए ही इस्तेमाल होता है। और पारद को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मरकरी ऐसी चीज है जो कि बहुत ही टॉक्सिक चीज है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इस रस को इतनी तरीके से मॉडिफाई किया गया, डिफरेंट टाइप्स के औषधियों से उसका मारण जारण किया गया, जिससे कि हमारी वो औषधियाँ हमारे लिए उपयुक्त हो गई, जो कि कई औषधियाँ ऐसी हैं जो बिना रोग कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं और रोगों में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आचार्यों ने काफी अच्छे से वर्णन किया गया है। और धातुओं का वर्णन है, जितने भी मेटल्स हैं उन सबका आंतरिक उपयोग बताया गया है आयुर्वेद में। उपधातुओं का आंतरिक उपयोग बताया गया है। आप देख सकते हैं रत्नों का उपयोग बताया गया है, रत्नों को कैसे मारण जारण करके हम औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उपधातु और उपरत्न भी हैं, बहुत सारे उपरत्न हैं जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे हम क्रिया करते हैं जिससे कि उनकी टॉक्सिसिटी कम होती है और इफेक्टिविटी बढ़ती है, और इसमें हम उसको औषध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल रसायन मीन्स द एलिक्सर, अ मेडिसिन टू प्रिवेंट ओल्ड एज। हम कहते हैं कि ये हमारे जो रसायन हैं वो रेजुविनेशन का काम करते हैं, हमारी एज को बढ़ाते हैं, उसके लिए यहाँ पर रसायन का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ जो 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं, जैसे काय, बाल, ग्रह और द्वांग, शल्य, दष्टा, जरा, विषय, तो जो विषय वर्ड है उसके अंदर रसायन सेवन की बातें बताई गई हैं, जिसके अंतर की जो अष्टांग हमारे यहाँ आयुर्वेद ने बताए हैं उसमें हम इसको ला सकते हैं। और कभी किसी भी रसायन का प्रयोग किसको करना है किसको नहीं करना है, हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि किस उम्र में, बच्चों में, वयस्क में और वृद्ध में कैसे कैसे वर्णन किया है कि इसमें बहुत कुछ इसको हम जानकारी दे सकते हैं। हमने आने वाले नई पीढ़ी जो है हमारी, उसको जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे आयुर्वेद में क्या क्या वर्णित किया गया है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हम कैसे कर सकते हैं कि सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रसायन एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दैट इज जरा निवारक, मतलब डिलेइंग ऑफ द एजिंग, और दीर्घ आयुष्कर, प्रोवाइड लॉन्गिविटी, व्याधि निवारक, जो व्याधियों को दूर करने के लिए है, टू प्रिवेंट डिजीजेस, और प्रशस्त धातु, जो हमारी बॉडी है उसको प्रशस्त करने के लिए, जो हेल्दी पर्सन है उनके लिए भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। और एजिंग इज एन इनएविटेबल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आयुर्वेद कंसीडर्स टू स्वभाव ऑफ द लाइफ। जैसा कि हमने आयुर्वेद का प्रयोजन बताया कि सबसे पहले हमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करना है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें, हमारे यहाँ दिनचर्या बताई गई है, रात्रिचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या का वर्णन है, किस समय क्या काम करना है उसका बहुत बारीकी से वर्णन है। लेकिन आज हम सब इस दौड़ती भागती जिंदगी में उन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और तमाम तरीके के रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। मेरा आप सब बच्चों से भी ये, और यहाँ पर जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अपने घर से ही इस बात को शुरुआत करें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, दिनचर्या, ऋतुचर्या और किस ऋतु में क्या चीज का सेवन करना है उसको हमें ये जरूर ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि आज के समाज में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि सीजनल फ्रूट्स को खाना है, सीजनल वेजिटेबल्स को खाना है, लेकिन कुछ
बहुत ऊंचे लोग क्या करते हैं, जिस सीजन में जो सब्जी आती है वो नहीं खाते हैं, जिस सीजन में जो फल आता है नहीं खाते हैं। जाड़े की चीज गर्मी में जो 4 गुने दाम में मिलती है और उसको स्टेटस सिंबल बनाते हैं कि आज हम इस समय खा रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। आज हर चीजें 12 मास मिलती हैं। आप हम सब जो आगे बैठे हैं अपने बचपन का याद करिए कि हमेशा नया आलू नहीं मिलता था, हर समय गोभी नहीं मिलती थी, धनिया नहीं मिलती थी, लेकिन आज 12 मास हर चीज मिलती है। उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम रोगी होते हैं और बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी है इस बात की कि हमें आयुर्वेद के नियमों, जो हमारा एक पूरा साइंस है, वो केवल एक व्यवहारिक या केवल दादी नानी के नुस्खों से नहीं बना है, बहुत ही साइंटिफिक आयुर्वेद है जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीजों को रख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं। आपने देखा होगा अभी इधर जब कोरोना काल में हम लोगों ने गिलोय का काफ़ी प्रयोग किया और इम्यूनोमॉड्यूलेटर, क्योंकि जब ये मॉडर्न में कोई भी दवा नहीं थी तब लोग आयुर्वेद की ओर देख रहे थे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय में 784 पेशेंट कोविड के एडमिट हुए और मैंने उनको प्योर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट दिया और एक भी पेशेंट डेटोरिएट नहीं हुआ और अपने किचन में खाना बनवा करके उनको और सुबह शाम उनको आयुर्वेद की ही दवाइयाँ दी। थैंक यू। आयुर्वेद की दवाइयाँ दी और जो ऋतु अनुरूप उनको भोजन का सेवन कराया, जो आपने देखा होगा आयुष क्वाथ, आयुष काढ़े का सेवन करवाया, वो भी लिमिट में और कितना देना है उस हिसाब से, और बहुत अच्छा लगा मुझे और हमारे शासन ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया। तो मैं ये चाहूंगी कि आयुर्वेद पे पहली बात तो देखिए विश्वास की जरूरत है। कोई भी पद्धति खराब नहीं होती, सबसे पहले हमें विश्वास, क्योंकि जहां आपका विश्वास होगा वो पद्धति आपको जरूर फायदा करेगी। और अगर आपको अपनी पद्धति पे विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे इसमें टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बताया है जो हमारे बॉडी की रस धातु को नरिश करती है, और जो पाइपर लॉन्गम है, पिपली जो होती है, वो हमारे रक्त को नरिश करती है, जो ब्लड या रक्त धातु होता है। जो एस्पेरेगस रेसिमोसस है वो हमारे मसल्स को करती है। बच्चों को बताना चाहेंगे इसीलिए मैंने साइंटिफिक नेम लिख रखे हैं इसमें। टर्मिनेलिया चेबुला जो है एडिपोज टिश्यू या मेद धातु जो है हमारे शरीर की, उसको नरिश करती है। और कॉमीफोरा मुकुल जो है वो बोन्स को, और बेकोपा मोनाराई मैरो और नर्व्स को न्यूरोटॉनिक की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और विदेनिया सोमनीफेरा जो है रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स को और स्पर्म ओवम काउंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे इसमें लिखा है, जो रसायन का एंशियंट कॉन्सेप्ट लिखा है, लोहम मृतम कंद विषम सुतम चैत निगदगते। द कंसेप्ट ऑफ रस इन रस शास्त्र इज नॉट लिमिटेड टू द मरकरी। ये आपको जानना है कि ये रस केवल मरकरी तक ही सीमित नहीं है, whereas it includes various other substances that are involved in the processing of mercury and developing the therapeutically active compound known as रस औषधियाँ। रस औषधियों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पारा ही है या सिर्फ मरकरी ही है। मैं आपको ये एक देना चाहूंगी कि ये हमारे जो चरक संहिता में कहाँ कहाँ पर किस किस चीज का वर्णन है वो बहुत अच्छे से वर्णन है। गंधक और ये मरकरी, गंधक को मरकरी के शुद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके जारण मारण में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अनुसार जब आपने देखा इतनी सारी औषधियों के नाम हैं, ये चरक संहिता, अष्टांग हृदय और चरक संहिता, चरक चिकित्सा स्थान जैसे कि हमारी चरक संहिता है, उसमें भी अध्यायों के नाम अलग अलग बताए गए हैं, अलग अलग उस तरह से जैसे सुश्रुत शारीर में है वो शारीर स्थान है, चिकित्सा स्थान है, निदान स्थान है, सब स्थान बताए गए हैं। और उसमें लिमिटेड जो औषधियों का हम यूज़ कर सकते हैं बॉडी के लिए, बहुत ही आपको अगर समय मिले तो आप जरूर उसको पढ़ना चाहें। और ये हमने बताया है कि कहाँ कहाँ पर इन औषधियों को, जिसमें रस औषधियाँ हैं वो इसमें वर्णित हैं। और जैसे रसायन को
रस तरंगिणी एक हमारी बहुत अच्छी किताब है जिसको हम रस शास्त्र में अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरा एक वर्क है जो पीएचडी मैंने यहीं बीएचयू से ही किया है। उस समय जब मैं प्रोफेसर जी सिंह सर के अंडर में, जो डायरेक्टर आईएमएस थे, उनके अंडर में मैंने फ़ोन किया, तो जब मैं उनके अंडर में करने गई तो उन्होंने कहा कि मैडम मुझे आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है, आपकी अगर इच्छा है तो आप उस पर काम करिए। मैंने कहा सर मेरी इच्छा है, मैं आपके अंडर में काम करना चाहती हूँ। तो मैंने रस तरंगिणी में एक ऐसा बीज है जिसको खाने से उस समय प्रोस्टिट्यूट्स कॉन्ट्रासेप्शन करती थी। तो हमने ये कहा सर ये काम हो सकता है। तो सर ने बोला कि मैडम आपको काम करना है तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे माइस पे काम करना था, माइस की ओवरी पे काम करना था कि ये आयुर्वेद में लिखा जरूर है कि ये सारी चीज़ें ये काम करती हैं, लेकिन वो कैसे काम करती हैं वो हमें समझना होगा, क्योंकि वो आप्त हैं, आप्तोपदेश हैं, वो हमको बताया गया है कि ऐसे का। और ऐसा नहीं कि आचार्यों ने बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए किया गया है। इतने सारे आक्रमण हुए, बहुत सारी किताबें नष्ट हो गई जिससे हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने उसको काम किया और मैं मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि वो आयुर्वेद की दवा जो मुंह से खाई जाती थी वो डायरेक्ट ओवरी पे काम करती है और एंटी ओवुलेटरी उसका इफेक्ट है। जब सर ने इसका इफेक्ट देखा तो बहुत खुश हुए और उस समय जब एपीजे अब्दुल कलाम सर आए थे आईएमएस में तो उनके सामने मेरे रिसर्च वर्क को प्रेजेंट किया गया। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में बहुत अथाह सागर है, ज़रूरत है हमें उस निगाहों से देखने की और उसको जमाने में उनके हिसाब से बताने की ज़रूरत है। उसमें यह भी हमने देखा कि उसमें एफएसएच को कम कर देता है। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाता है। और थाइमस पे उसका इतना अच्छा इफेक्ट था कि वो थाइमस के साइज को बढ़ा देता है। दैट इज नोन एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग। इम्यून को, हमारी इम्यून सिस्टम जो रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ये सारी चीजें। और अगर उस पाउडर को प्रेगनेंसी की शुरुआत में ले लिया हो जाता है और अगर प्रेगनेंसी के बीच में लिया जाता है तो जो बच्चे डेवलप होते हैं उनकी गोनैड्स ही नहीं बनते। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें देखनी है। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद की दवा नुकसान नहीं करती, लेकिन आयुर्वेद की दवा हमेशा आयुर्वेद विशेषज्ञ के देखरेख में ही दवा लेनी है। इस तरीके से नहीं लेनी है कि कभी भी कुछ भी खा लिया, जिसका आप लोगों ने देखा होगा कोरोना पीरियड में लोगों ने गिलास भर भर के काढ़ा पीना शुरू किया और 8-10 बार पीना शुरू किया, बाद में उनको गैस्ट्राइटिस भी हो गई। क्योंकि औषधि हमेशा मात्रा पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की अति कर देंगे तो वो विष का काम करने लगता है। तो इसलिए हमें आयुर्वेद में विश्वास करना है और आयुर्वेदज्ञ के देखरेख में ही अपना काम करना है, जिससे कि हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि हमारे आयुर्वेद में भस्मों का वर्णन है। भस्म, मॉडर्न के लोग कहते हैं वो तो कार्बन हो गया, वो तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कार्बन हो गया। लेकिन आज उस चीज को मॉडर्न के साइंटिस्ट भी उसको उनके पैरामीटर पे टेस्ट करके बता रहे हैं कि दीज आर नैनो पार्टिकल्स विच आर हेल्पफुल इन द डिजीज, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब में हम भस्मों का प्रयोग करते हैं। और 22 तरीके की भस्में आज भी हम अपने इलाज में यूज करते हैं। और तो अथाह है भस्मों का, लेकिन हम 22 तरीके की जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं उनको हम यूज करते हैं, जो हिपैटोटॉक्सिक नहीं है, जो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। जरूरत यह है कि वो ठीक से बनी हुई होनी चाहिए, उनमें जो जारण है, मारण है, वो सारी चीजें ठीक से बनी होनी चाहिए। उनका मारण होता है और एक शोधन होता है। दो शब्द होते हैं, एक मारण और एक शोधन। जैसा कि बताया है, द टर्म शोधन रेफर्स द थेरेप्यूटिक प्यूरिफिकेशन, वेयर एज द टर्म मारण रेफर्स टू द incineration of the metals, minerals by treating them specifically prescribed medicinal herbs to convert hard metal or mineral into the soft powder term like भस्म। भस्म की हम लोगों ने कई सारी आयुर्वेद में बताया गया है कि मृतानि लोहानि रसी भवंती निघंती युक्तानि महारसायंच अभ्यास योगात दृढ़स्थिति कुर्वन्ति रुग जरा विषनाशम। बताया गया है यदि अगर अच्छे से भस्म बनी है तो जरा, विष, रोग इन सबका नाश करती है। और ये सारी चीजें हमारे आचार्य वाग्भट ने बताया है।
और उन भस्मों का आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में बहुत तरीकों से परीक्षण बताया गया है। पहला परीक्षण है रेखापूर्ता। यदि हम उसको ऐसे चुटकी से लेते हैं, कितना भी हम उसको साफ करके झाड़ देते हैं, लेकिन जो हमारी उंगली की रेखाएं हैं यदि उसमें भर जाती है वो, इसका मतलब है कि मतलब कहने का है कि महीन से महीन पार्टिकल होना चाहिए, उनको रेखा पूर्णता कहते हैं। जो हमारी उंगली की रेखाएं हैं उनमें भर जाती है, इसका मतलब कि वो सही है। मतलब ये उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि तुरंत अगर आप केमिकली नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके की कर सकते हैं। वारी तरत्व, वारी मतलब जल पे अगर हम उसको ऐसे स्प्रिंकल करते हैं तो मतलब बिल्कुल भी वो नीचे बैठता नहीं है, क्योंकि वो मेटल होता है, मेटल नीचे नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब कि वो भस्म ठीक से बनी है। तो वारी तरत्व उनका होता है। अपुनर्भत्व, इसमें बताया है कि अनपुनर्भवत्व क्यों कहते हैं कि अगर उसको हम फिर से गर्म करते हैं, हीट देते हैं, एक स्पेसिफिक हीट देते हैं, और अगर वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो भस्म ठीक से नहीं बनी है। इसका मतलब है अपुनर्भवत्व। अपुनर्भवत्व मतलब जो पहले से जो था फिर से उस चीज में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अपुनर्भवत्व कहते हैं। और इसमें हमारे यहाँ जो पारद और गंधक जैसे कि मरकरी और सोडियम को मिला करके कज्जली बनाई जाती है। आप जैसा जानते हैं कि पारद एक लिक्विड मेटल है, और अगर उसको हम गंधक के साथ मर्दन करते हैं, करते करते वो एक ब्लैक पाउडर बन जाता है, दैट इज नोन एज कज्जली। और कज्जली को बहुत सारे रोगों में प्रयोग किया जाता है। मेनली वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, और लेकिन वो ठीक से बनी होनी चाहिए, उनमें पारद का जरा सा भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो मरकरी वेपर्स होते हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये हमने लिखा हुआ है, बहुत सारी परपटी बनाई जाती है, उसी कज्जली को जमा के परपटी बनाई जाती है, जो हम लोग IBS जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, उसमें ये पंचामृत परपटी बहुत फायदे करती है, जिसको हम मट्ठे के साथ इस्तेमाल करते हैं। और पान के पत्ता, जो बीटल लीफ जूस है, गार्लिक जूस है, लाइम वाटर जूस है, डिफरेंट तरीके के इन सभी का रिएक्शन पारे के साथ कराया जाता है, जिससे हम शुद्ध पारा इस्तेमाल करते हैं और आपको औषधि में लाते हैं। थैंक यू।